अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? आज मैं आपके साथ एक सैंपल पेपर डिस्कस करूंगा फॉर सीबीएसई 2025 के लिए। ये जो पेपर सैंपल पेपर है ये बनाया है डॉक्टर विनोद कुमार सर ने, जो कि ऑथर हैं अल्टीमेट ऑफ अकाउंटेंसी के। वो लगातार बच्चों आपके लिए एफर्ट करते हैं। जब कोविड का सेशन आया तो उन्होंने हम सभी टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए फ्री सैंपल पेपर प्रोवाइड करे और उस सैंपल पेपर की वजह से बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। मैं कंटिन्यू पिछले 3 सालों से उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। वो मुझे अपनी टीम का कोर मेंबर मानते हैं और कहते हैं सर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया है, अब डिटेल इसकी डिस्कशन आप करेंगे। तो आज मैं आपके साथ सीबीएसई का 25 का एक सैंपल पेपर लेकर आया हूं। इसका पीडीएफ आप सबको मिल चुका होगा या मिल जाएगा। मैं आपका इसका, आप मुझे अगर बोलेंगे तो मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप कर दूंगा। नंबर मेरा आपके पास आ चुका है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम पेपर का डिस्कशन करते हैं। आइए, 3 घंटे का पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। 1/3 of old furniture is taken over by partner at rupees 27,000, being 10% less, and remaining was valued at 52,000. A debtor whose dues of 13,000 was written off as bad debts last year paid 10,000. If there are two equal partner, how much revaluation gain or loss made by the firm? सर ये कैसा सवाल है? ये वाली लाइन हमने पढ़ी, लेस देन द बुक वैल्यू, इस तरह की टर्म मैंने डिसोल्यूशन में पढ़ी थी और मुझे निकालना है रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस। तो सर मैं कैसे निकालूंगा? अब आपको रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस निकालना है। सबसे पहले मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि गेन और लॉस तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपको इस फर्नीचर की आपको वैल्यू नहीं पता होगी। और ये फर्नीचर कितना है? 1/3 ऑफ द ओल्ड फर्नीचर 27,000, जो कि लेस देन 10% है। इसका मतलब ये जो फर्नीचर पार्टनर लेकर गया है, ये 27,000 का फर्नीचर लेके गया है, पर इसकी बुक वैल्यू क्या थी ये मुझे नहीं पता। पर ये पता है कि ये 10% लेस देन द बुक वैल्यू लेके गया है। तो आप मान लीजिए, मैं कहता हूं 27,000 की 90% इंटू 100%, ये आपका निकल कर आएगा 30,000 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि जिस फर्नीचर की वैल्यू 30,000 थी, जो 1/3 था, उसे वो 27,000 में लेके गया। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं तो मैं 30,000 की चीज अगर 27,000 में रिवैल्यू करता हूं तो 3,000 से मैं सैड हो जाऊंगा। हाँ सर, ये बात समझ आ गई। अब जो रिमेनिंग एसेट है वो वैल्यूड हुई है 52,000 की। अब मुझे ये देखना है कि इस फर्नीचर के अंदर मुझे कितना गेन या लॉस हुआ। और वो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 1/3। यानी कि अगर 1/3 के लिए 30,000 है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा सर? 90,000 हो जाएगा फुल वैल्यू। 90 में से 30 पार्टनर ले गया, कितनी बच गई? 60,000। 60,000 को मैंने वैल्यू किया 52,000 रुपए में, यानी कि मैं 8,000 से और सैड हो गया। 8,000 से मैं और सैड हो गया। उसके बाद अ डेटर हुज ड्यूज 13,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। मेजर मिस्टेक आप यहां करते हैं। ये क्या है? आपने क्लास 11 में पढ़ा कि जो पैसा डूब चुका था अगर वो दोबारा मिल जाए तो उसे बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। और इसकी जर्नल एंट्री आपकी एडमिशन में भी काम आएगी। तो पहली जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। उसके बाद इस बैड डेट रिकवर्ड को आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इस वजह से मेरा 13,000 से रिवैल्यूएशन का गेन बढ़ गया। 13,000 था, कितना था? सॉरी, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए रिटर्न ऑफ हुए थे, 13,000 रुपए, पर पे कर रहे हैं 10,000 रुपए। यानी कि मुझे 10,000 रुपए मिल गए, डेट इज द बैड डेट रिकवर्ड। अब आपके सामने और कोई आइटम नहीं है तो आप ये देखिए 11,000 यहां का आ गया और 10,000, तो मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस आया 1,000 रुपए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1,000 रुपए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी पेपर में सवाल आए तो आप सबसे पहले आंसर लिखेंगे ऐसे, आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी, और जो इसके सामने लिखा है वो आप जरूर मेंशन करिएगा। खाली ऑप्शन मत मेंशन करिएगा, कि आपको उसके सामने जो आइटम लिखी गई है वो भी आपने मेंशन करनी है। तो चलिए, आपका पहला सवाल हो गया, द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए, हमें ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं।
There are two statements given below. One is assertion and second is reason. Read the statement carefully. Find the correct option. Reconstitution of partnership firm always leads to change in profit sharing ratio among the partner and it leads to dissolution of partnership and not dissolution of partnership firm. आपने पढ़ा reconstitution की, आपने definition पढ़ी. Any changes in the existing agreement between the existing partner is called reconstitution. और रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बंद नहीं होता, तो इसलिए इसका दूसरा नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और यहां पर आपका ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाता है, उसकी जगह न्यू एग्रीमेंट रिप्लेस हो जाता है. आपने यही पढ़ा. अब देखते हैं क्या होता है. तो यानी कि ये आपकी क्या है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट. तो ऑप्शन both assertion and reason are correct and R is correct explanation of A. Both A, R is correct, but R is not correct explanation A. A is correct, but R is incorrect. A is incorrect, but R is correct. तो बेटा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर A, that is both A and R are correct and correct explanation of A. क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट आपको assertion reason के दे रखी है उन दोनों में पूरा तालमेल मिल रहा है. असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती है. तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक आप असर्शन रीजन का सवाल में गलती करेंगे. तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं. आइए, द क्वेश्चन इज वीके लिमिटेड फॉरफिटेड 1200 शेयर ऑफ ₹50 ईच issued at a non-payment of 12,000 on final call. Out of the forfeit share, some were reissued at 45 each and received 40,500 and the gain on reissue ₹31,500 were transferred to capital reserve. Share forfeit account debited, underline the word, share forfeit account debited at the time of reissue. आपको सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है. बेसिकली वो आपसे रीइश्यू के टाइम पे जो डेबिटेड होता है वो पूछना चाहता है. यानी कि जो आप एंट्री बनाते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बैंक में करते हो आप नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू इनटू रीइश्यू प्राइस. फिर शेयर फॉरफिट में डेबिट करते हो नंबर ऑफ शेयर इशू जो आप डिस्काउंट दे रहे हो. राइट. अब आपको यहां पर यह बताना है कि शेयर फॉरफिट के टाइम पर मैंने कितना अमाउंट डेबिट किया. अब आप ये सोचोगे कि सर मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सवाल को शुरू कहां से करूं. तो शुरू कैसे करना है, आपको क्या पूछा उसने कि मेरा शेयर अकाउंट में फॉरफीचर में कितना डेबिट हुआ, यानी कि मैंने कितना बैकअप यूज किया. तो सबसे पहले मैं आपको यहां से यह बताना चाहूंगा कि 50 रुपीज का शेयर जब आपने 40 रुपीज 45 में दिया, इसका मतलब 5 रुपए पर शेयर आपने शेयर फॉरफिट के पैसे से यूज किया. इस बात से तो आप एग्री होंगे. अब रही बात नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कि कितने शेयर रीइश्यू किए गए हैं. अब आपको पता है आपने 40,500 में शेयर आपने रुपीज में इशू करे हैं और एक शेयर आपने 45 रुपए का दिया है. इसका मतलब आपने 900 शेयर रीइश्यू करे. आपने 900 शेयर रीइश्यू करें. अगर आपको 900 शेयर इशू करें और एक शेयर पे आपने 5 रुपए का आपने यूज किया है शेयर फॉरफिट अकाउंट, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में डेबिट होगा ₹900 इंटू ₹5, दैट इज ₹4,500. लेट्स से चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये आंसर है या नहीं. आइए चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर होगा ओह ये सेकंड पेज पे चला गया शायद. एक मिनट चेक कर लेते हैं. आइए, हाँ जी हमें मिल गई ऑप्शन. ये रही मेरी ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4,500. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं दोबारा से समझा दूंगा, या मेरे पर्सनल फोन पे आप कॉल कर सकते हैं. आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं. आपकी स्क्रीन पर ये रहा. On 1st April 2022, Galaxy Limited had a balance of 8 lakh in security premium account. During the year, company issue
20,000 equity share of 10 each as bonus share and use the balance amount to be write off loss on issue of debenture. Of issue 2 lakh debenture of 100 at a discount of 10%, redeemable at 5%. The amount to be charged statement of P&L for the year on loss on issue of debenture. आपने मेरे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो आपका फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाता है जब आप एक्चुअल में डिबेंचर इशू करते हैं। और रूल ये बताया गया कि सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है तो सारा उससे राइट ऑफ हो जाएगा। और दूसरा नंबर आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L का। अब आपके पास यहां पर 8 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े थे और आपने यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भी पढ़ा है। वो क्या था कि सर 5 चीजें यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में होती है। नंबर 1, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। दूसरा, बायबैक ऑफ शेयर। तीसरा, राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहां पर देखिए आपके पास 8 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में बचा हुआ था, पड़ा हुआ था। 8 लाख में से आपने 20,000 के 8 लाख में से आपने 20,000 के 10 रुपए का शेयर है, यानी कि आपने 2 लाख रुपए आपने बोनस के लिए इशू कर दिए। इसका मतलब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में जो बैलेंस बचा वो बचा 6 लाख रुपए। अब आप ये देखिए आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैसे आएगा। आपने 2 लाख डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपीज का एक है, 10 रुपए के हिसाब से, तो आपका 20 लाख तो एक हो गया जो आया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्लस जो आपने रिडीम करे हैं 5% प्रीमियम पे, जिसे हम प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट बोलते हैं, उसका अमाउंट कितना आ गया सर? उसका आ गया 10 लाख रुपए। टोटल अमाउंट हो गया मेरा 30 लाख रुपए। अब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस था 6 लाख रुपए, तो बताइए बाकी का जो राइट ऑफ हुआ होगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से हुआ होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में 30 लाख माइनस 6 लाख कितना हो गया सर? 24 लाख हो गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए MCQ का सबसे बड़ा फायदा होता है और घाटा भी होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहां पर वर्किंग नोट नहीं दिखा, मतलब उसे प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी होती, रफ में भी आप निकाल सकते हो। बट इसमें एक है कि या तो आपको 0 बनाएगा, ये आपको हीरो बनाएगा। इसमें आधे नंबर का प्रोविजन नहीं होता है। तो 100 के जो 99 करेगा वो भी आपका MCQ करेगा, और 99 के 100 में भी जो कंट्रीब्यूट करेगा वो भी आपका MCQ ही करेगा। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डॉक्टर विनोद सर ने फ्रेम किए कि आपके एक सवाल के अंदर कम से कम उस चीज से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट, कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो ये सवाल ऐसे हैं कि 100 सवाल एक तरफ और 1 सवाल एक तरफ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए। GH एंड DH, क्या नाम है? GH एंड DH आर पार्टनर फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ ब्ला ब्ला, हमें नहीं पता, फिलिंग द ब्लैंक्स है। 1 अप्रैल को ये अपनी रेशियो इक्वल कर लेते हैं। ऑन द डेट बैलेंस शीट P&L का क्रेडिट बैलेंस एडवर्टीज सस्पेंस, दे डिसाइड टू शो द बैलेंस, दे डिसाइड शो दिस बैलेंस एंड द मेड अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। यानी कि ये क्या है? नॉर्मली आप क्या करते हो? नॉर्मली आपको जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर आपको मना किया जाता है कि आप ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नई बैलेंस शीट में, इसका मतलब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ नहीं करते हैं, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो। डेट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट। बट अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। हाँ सर ये बिल्कुल पता है। तो यहां पर हमें P&L का 3,45,000 क्रेडिट दिया और एडवर्टीजमेंट 47,000 रुपए दिया है, तो आप ये बताइए आपका नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा? सर नेट इफेक्ट हो जाएगा 3 लाख रुपए। नेट इफेक्ट हो गया 3 लाख रुपए और आपको जर्नल एंट्री दी गई है। इसका मतलब GH जो है वो कौन है? गेनिंग पार्टनर, और DH जो क्या है वो है सैक्रिफाइस पार्टनर।
हाँ सर बिल्कुल यही है। और आपको पता है सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, अगर ये पॉजिटिव आती है तो ये सेक्रीफाइस है, अगर ये नेगेटिव आती है तो ये गेन है। तो यहां पर आप ये देखिए जो जीएच का अकाउंट है वो 50,000 से डेबिट हो रहा है, यानी कि जीएच इज गेन। तो मैं 3 लाख रुपए जो नेट इफेक्ट आया, मैंने वो गेन की बात करी। गेन इज इक्वल टू गेनिंग शेयर इज इक्वल टू गेन शेयर इज इक्वल टू 50,000। तो बताइए गेनिंग शेयर कितना आ गया, 50,000 डिवाइड बाई 3 लाख, डेट इज 1/6। अगर गेनिंग 1/6 है तो सेक्रीफाइस भी 1/6 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल होता है ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आइए मैं रेशो निकालता हूं। द सेक्रीफाइस, मैं पहले जीएच की बात कर रहा हूं। जीएच जो था वो गेनिंग था, डेट इज गेनिंग मतलब -1/6। ओल्ड रेशो आपको नहीं पता, ओल्ड मुझे निकालनी है, माइनस न्यू रेशो इज 1/2। तो आइए ये हो गया -1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ओल्ड, आई थिंक 6 -1 प्लस 2 3 जा, डेट इज 2/6। तो आप ये देखिए 2/6 आ गया, अभी मुझे मिला नहीं, इन दोनों में मिला नहीं, अब मुझे उसकी रेशो भी निकालनी पड़ेगी। आइए मैं डीएच की रेशो निकाल लेता हूं। डीएच 1/6 इज इक्वल टू ओल्ड माइनस 1/2। तो ओल्ड आ गई 1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ओल्ड। तो ये 6 एलसीएम आ गया, 2 6 कम 6 1 2 तिया 6, डेट इज 4/6, यानी कि 2/6 इज टू 4/6। द आंसर इज 1:2। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 1:2। चेक कर लीजिएगा बेटा, हो सकता है मेरा गलत हो, कोशिश करता हूं कि फर्स्ट टाइम में ये आंसर आ जाए। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना। चलते हैं आगे, आइए। क्वेश्चन नंबर 4। हम बेटा ऑप्शन वाले सवाल भी सारे ही करेंगे हम। योगी एंड मोदी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 एज फॉलोज। डेटर 9400, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, और नीचे लिखा गया है ऑल डेटर्स आर गुड। आपने प्रोविजन बना लिया, पर आपको बाद में पता लगा कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कि सारे डेटर अच्छे हैं, यानी कि दाग अच्छे हैं। तो अब आपको इस 400 रुपए की जो आपने 400 का प्रोविजन बनाया उसकी आपको नीड नहीं है। अब आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो आप यही एंट्री पास करते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब आपके आंसर में देखो तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट हो गया, तो आपका रिवैल्यूएशन का गेन आ गया। आपने देखो, मैं करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपए आ गया, तो आपका रिवैल्यूएशन का गेन हो गया ₹400। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं कहता हूं कि अगर आप और डिटेल में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज सतीश अकाउंट क्लासेस को फॉलो करिए, और यूट्यूब चैनल में अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो सतीश अकाउंट क्लासेस का यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर आप अनदेखी सीरीज, बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। चलते हैं हम आगे सवाल के ऊपर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। ऑन 1st October 2024, Vinod, a partner to whom firm advance a loan of rupees 1,20,000 in the absence of partnership deed. The amount of interest on loan to be paid by, underline the word, to be paid by विनोद। मैंने आपको हर बार यह बताया कि सवाल पढ़ते वक्त खासकर पार्टनर लोन को आपने बड़े ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली ये पढ़ना है कि ये लोन बाय पार्टनर है या लोन टू पार्टनर है। मैं हर बार बोलता हूं, मैं जब तक आप इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आपका आंसर गलत होगा ही होगा। फिर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। लोन बाय पार्टनर में यानी कि अगर फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है तो फर्म पे करेगी, और पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो 6% पर एनम लगता है। बट अगर पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा, दैट इज द लोन टू पार्टनर, तो यहां पे ब्याज कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। तो यहां पर क्या लिखा है? टू बी पेड बाय विनोद, यानी कि ये क्या है? लोन टू पार्टनर है। और लोन टू पार्टनर में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो वहां आप अपनी होशियारी दिखा देते हो, क्योंकि आप सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। लगा दे बेटा है, सर मैंने तो ये डेट भी पढ़ ली, मैंने ये डेट भी पढ़ ली और मुझे पता है 6% पर एनम के हिसाब से लगेगा, तो मैंने सर निकाल दिया 1,20,000 का 6%, 6 महीने का 36 रुपए। देखो सर ऑप्शन नंबर मेरा ए, मेरे को मेरे ऑप्शन में भी मिल गया, मेरा सवाल ये ठीक है, पर मैं कह दूंगा ये आपका आंसर गलत है। सर क्या बात कर रहे हो, गलत क्यों है? भाई ध्यान से सवाल को पढ़ते नहीं हो तुम। मैंने क्या बोला है? लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। ये जो 6% का इंटरेस्ट का रेट होता है वो लोन बाय पार्टनर के लिए होता है, लोन टू पार्टनर के लिए नहीं होता। मैं 50 बार बोल चुका हूं। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं जिसमें एवरेज बच्चा तो फंसता ही फंसता है, जो इंटेलिजेंट मानता है अपने बच्चे अपने आप को, वो भी इसमें फंस जाता है, क्योंकि उसको जल्दबाजी में 2.5 घंटे में पेपर पूरा करना है और वो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखता। फिर कहता है शिट मुझे तो ये आता था, मेरे से खराब, मेरे से क्यों ये गलत हो गया, और उसके 100 के 99 रह जाएंगे। तो बताइए इस चीज का जिम्मेवार कौन होगा? मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम सवाल पढ़ते वक्त आप अपने कान, नाक, आंख तीनों अपने पेपर पर कंसंट्रेट करिएगा, आजू बाजू में मत देखिएगा। छोटी सी सावधानी आपका 100 का 99 कर सकती है। हम जो लड़ रहे हैं वो 100 के लिए लड़ रहे हैं। और जो बच्चा कहता है सर मैं 100 वाला नहीं हूं, तो कम से कम उससे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो अगर वो 70% पे है तो मैं यकीनन कह सकता हूं इस तरह के कॉन्सेप्ट से अगर वो वीडियो को ध्यान में रखेगा तो उसकी जो एवरेज मार्क्स हैं जो उसके आ रहे थे वो अब वो भी 90 की रेंज में आ सकता है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हवाई लिमिटेड issued 80,000 10% debenture of 100 each at a certain rate of discount and were be redeemed at 10% premium. At the time of writing of discount on loss on issue of debenture, statement of P&L was debited 20 लाख रुपए। What is the rate of discount? मुझे ये बताना है कि जो मैंने डिवेंचर एक्चुअल में जो इशू किए थे उसका डिस्काउंट पर क्या रेट था। अब आपको पता है, मैंने दोबारा फिर बोलता हूं कि हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू डिवेंचर को वेरी फर्स्ट ईयर राइट ऑफ करना होता है फॉर स्टेटमेंट ऑफ, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L से। यहां पर मुझे कंप्लीट दे रखा है कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस ही नहीं था, मैंने 20 लाख रुपए राइट ऑफ कर दिया। अब जो 20 लाख रुपए राइट ऑफ है दैट इज डिस्काउंट प्लस लॉस, दोनों चीज आती हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे इशू किए हैं और प्रीमियम पे रिडीम करे हैं। डिबेंचर कितने थे? 80,000। तो 80,000 अगर आपके डिबेंचर थे तो आपके 80,000 में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 80,000 पे आपने जो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया वो 80,000 इंटू 10 हो गया, और जो डिस्काउंट हो गया वो आपको पता नहीं है, तो मैं डिस्काउंट का अमाउंट यहां से निकाल लेता हूं 20 लाख रुपए। तो यहां से आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ गया 12 लाख रुपए। आपने डिस्काउंट 12 लाख रुपए, और डिस्काउंट मैंने हमेशा आपको एक रील भी बना के मैंने दी है कि डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, ना कि इशू प्राइस पे। तो आपकी फेस वैल्यू कितनी थी? 12 लाख डिवाइड बाई फेस वैल्यू 80,000 इंटू 100। आप इसे सॉल्व करिए। आप क्या हो रहा है सर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आ गया, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंजे 10। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज 15%। जो आपने डिस्काउंट एक सर्टन रेट पे इशू करे हैं उसका जो परसेंटेज आएगा वो 15% आएगा। तो इस सवाल के साथ मैं आज, नहीं सर एक कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि सर अभी 2-3 सवाल और करा दो, मजा आ रहा है, चलिए हम और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। मैंने हमेशा आपको बोला कि आज की डेट में एग्जामिनर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो आपको फंसाना चाहता है, कि आपको ये देखना चाहता है कि आप में सवाल पढ़ने की
काबिलियत कितनी है। आप सवाल को ध्यान से पढ़ते हो नहीं पढ़ते। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर। इसमें से कौन सा ऐसा कथन या स्टेटमेंट है जो डिबेंचर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। नंबर 1, डिबेंचर कैन बी इशूड एट प्रीमियम मोर देन 50%। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे कंपनीज एक्ट में ना प्रीमियम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना डिस्काउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है। ना प्रीमियम पे डिस्काउंट, और प्रीमियम पे भी नहीं है और डिस्काउंट पे भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन सिक्योरिटी, आपको शेयर्स की बात भी बताऊंगा, शेयर्स जो हैं वो आपके प्रीमियम पे डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। पर प्रीमियम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 10 रुपए का शेयर 10,000 में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी एक्ट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो डिबेंचर कैन बी इशूड मोर देन 50%, हो सकता है, सच बात है ये। डिबेंचर कैन बी इशूड एट कोलेटरल, हो सकती है सर। डिबेंचर से बोरिंग होती है। डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट, ये आपकी क्या है, नॉट ट्रू है। द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, पर डिबेंचर आपके डिस्काउंट पर हो सकते हैं, और इसकी जो लिमिट है वो भी कंपनीज एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। तो चलिए ये भी सवाल हो गया। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। एमजी ग्रुप टुक ओवर द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ बंटी लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500. Some amount was payable through a promissory note in favor of Bunty Limited. After 2 months, the balance was paid by issue equity share of 100 each at a premium of 25%. Security premium account credited with 2,68,600. देखिए, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और आपको सीबीएसई ने ये बताया कि इस बार हम 50% जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे पूछेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे होंगे। अब रेक्टाफिकेशन वाले दिन हवा हो गए। अब रेक्टाफिकेशन से अकाउंट्स में नंबर, इवन अकाउंट्स में क्या, बीएसटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, मैथ्स हो गए। जब से एमसीक्यू का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद आपने सीयूटी का एग्जाम भी देना है, तो वो जो रेक्टाफिकेशन वाले हैं वो अब दिन हवा हो गए। आपको जब तक सब्जेक्ट की थॉरली नॉलेज नहीं होगी तब तक आप एमसीक्यू चाहे सीयूटी में हो, जो कि 100% एमसीक्यू बेस है, और आपका यहां पर भी 50% आपका एमसीक्यू बेस हो गया है अब, तो आपको इस चीज की बड़ी दिक्कत आएगी कि आप अपने कॉन्सेप्ट को जितना स्ट्रांग करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो सवाल क्या है, सर मैंने तो सवाल पढ़ लिया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे शुरू कहां से करूं, मैं इसको स्टार्ट कहां से करूं। मैंने एक बार सवाल को फिर पढ़ा, अरे भाई कहां से शुरू करूं, और वो मेरे से पूछ रहे हैं प्रोमिसरी नोट का अमाउंट कितना है। सर मुझे तो सिर्फ परचेस कंसिडरेशन पता है, सर मुझे तो सिर्फ परचेस कंसिडरेशन पता है, डेट इज 13,68,500। ना मुझे इक्विटी का पैसा पता है, ना मुझे, मेरे पास 2 वेरिएबल मिसिंग है। जब तक मुझे एक वेरिएबल नहीं मिल जाएगा, मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तब तक मैं दूसरा वेरिएबल निकाल ही नहीं सकता। अब सर इसको मैं कहां से इसको कैप्चर करूं। आप ये देखो, उसने एग्जामिनर ने लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम जो क्रेडिट हुआ है वो 2,68,600 से हुआ है, और पर शेयर जो प्रीमियम था वो कितना था, 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, और आपका 25 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब आप एसपीआर की एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की एंट्री करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर। तो आप ये बताइए, मेरा 2,68,600 25 रुपए से मैं डिवाइड करूंगा, तो यहां पर मुझे नंबर ऑफ शेयर इशूड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ गया। ये तो सर ये तो बात में दिमाग में आई नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की और जनरल एंट्री की नॉलेज है तो आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे, और डॉक्टर विनोद सर ने इतने अच्छे से ये फ्रेम किए हुए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की एक सुनार की, कह रहा हूं ना, 100 सुनार की एक लोहार की यहां पर फिर एप्लीकेबल हो गई। तो यहां से मैंने निकाला 25 से कम 25, 180। आई थिंक आप इसे कैलकुलेट करके बताइए, कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। सर ये आपकी फिगर आ रही है, एक बच्चा कह रहा है सर 10,744 शेयर्स आ गए।
सर 10,744 शेयर्स आ गए, तो आपका आ जाओ। अब आप ये देखिए 1744 इंटू 100, ये आपका आ गया 1074400, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ गया 268,600, 268,600। आपका ये टोटल हो गया इक्विटी का 6 4 10, 8 4 12 और 1 13, 7 से 13 और 1 14, 13,43,000 आपको इक्विटी का अमाउंट आ गया। 13,43,000। इसका मतलब बाकी क्या हो गया आपका, बाकी आपका क्या बन जाएगा, बाकी आपका प्रोमिसरी नोट का अमाउंट आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 005, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25,500 है हमारे। हाँ सर मिल गया 25,500। द ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक बार आप दोबारा देखिए, मैं दोबारा बता